हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बी एस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम 3.6 को सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 22 क्वेश्चन है। जितना हो सकता है इस वीडियो में करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। इसका 3 पार्ट देख लो फ्रेंड्स प्रॉब्लम 3.6 का, तभी आपको क्लियरली ज़्यादा समझ में आएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला रीड करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2,3 एंड हैविंग द वेक्टर नॉर्मल n इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 3 के नॉर्मल टू इट। यानी एक प्लेन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। पॉइंट क्या है? 1,2,3 है, और ये जो नॉर्मल वेक्टर है उस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझो। देखो ये प्लेन है ये, और इस पे एक ए पॉइंट है, और इसी पॉइंट से ये प्लेन पास हो रहा है, मतलब इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। और ये नॉर्मल वेक्टर इसके ऊपर है, जो एन दिख रहा है, ये नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के ऊपर है, 90 डिग्री पे है। 90, दिस इज द 90। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हम एक पी पॉइंट लेंगे जो कि प्लेन पे ही होगा। और सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ए पी निकालेंगे, मतलब एक पी पॉइंट ले लिया हमने अपने से इस प्लेन पे, और ए तो हमें गिवन है, हम ए पी निकालेंगे। देखो इक्वेशन प्लेन इसी तरह से ही निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखो ए पी हम लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स ऑन प्लेन। जो प्लेन पे दो पॉइंट्स है, कौन से हैं? ऑन प्लेन लिख दो यहाँ पे। तो देखो ए और पी ही सिर्फ जो है इस प्लेन पे दो पॉइंट्स हैं, तो इनसे जो लाइन बनेगा ए पी, तो ए पी यहाँ पर लिखेंगे। तो ए पी निकालने के लिए क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करेंगे। तो देखो ए पी यानी पी में से ए को घटाना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करने से हमें ए पी वेक्टर मिलेगा। तो देखो, तो पी का हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 1,2,3। तो फाइनली फ्रेंड्स क्या होगा? ए पी वैक्टर x-1। उसके बाद यहाँ पे ये वेक्टर के फॉर्म में है, तो यहाँ पे वेक्टर लगा लेते हैं आई, ठीक है, आई। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस y में से 2, y में से 2 j, और z में से 3, तो हो जाएगा z में से 3 k। तो ये हमें मिल गया ए पी वैक्टर। और एक और चीज़ हमें गिवन है n, जो परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर, तो n वेक्टर भी गिवन है। क्या है? 2i माइनस जे प्लस 3k। अब देखो जो ए पी है आपका है, ए पी ए और पी जो है प्लेन पे हैं दोनों पॉइंट्स, और जो एन फैक्टर है वो जो है परपेंडिकुलर है इस पे। तो एक्चुअल में आपको दिख रहा है कि ए पी के परपेंडिकुलर एन वेक्टर है, ए पी वेक्टर के परपेंडिकुलर एन वेक्टर है। तो जब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों का डॉट जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है ना। तो ए पी देखो, ए पी का कोऑर्डिनेट ये रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x-1 i प्लस वाई माइनस 2j प्लस जेड माइनस 3k। उसके बाद डॉट, उसके बाद n का यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 3k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डॉट करेंगे, तो देखो i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीखे हुए हैं। तो ये i वाला है और ये वाला i वाला है, तो यहाँ से x-1 इंटू 2, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वही डॉट होता है, जी वाले को जे के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका, यहाँ पे माइनस माइनस है ना, -1 y माइनस 2। उसके बाद फ्रेंड्स प्लस, तो यहाँ पे 3 है, 3 और z माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 माइनस यहाँ पे y, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 प्लस और 3z और तितली के 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो कुछ कटेगा, क्या कटेगा? ये 2 कट जाएगा प्लस माइनस, और उसके बाद जो बचेगा उसको लिखो। जैसे यहाँ पे 2x बचा, उसके बाद यहाँ पे माइनस y बचेगा, और z बचेगा आपका 3z, और एक आपका बचेगा -9 इज इक्वल टू 0। 9 को इस साइड लेके जाओ, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 9। ये फाइनल आपका आ गया। क्या है ये? इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये।
और यही हमारा आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखो दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन है इसमें, दूसरे वाले में दो क्वेश्चन, पहला और दूसरा, और दोनों में तीन तीन पॉइंट दिए गए हैं। तो तीन पॉइंट से ये प्लेन क्रॉस कर रहा है, तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने हैं। तो पहला निकालो, जैसे पहला निकलेगा वैसे दूसरा ही निकलेगा। तो देखो मैं आपको पहला निकाल के दिखा रहा हूँ। दूसरे का आप पहला करने के लिए इस डायग्राम को ध्यान से समझो। देखो आपको तीन पॉइंट्स गिवन है और ये जो प्लेन है वो तीनों पॉइंट से क्रॉस हो रहा है। देखो आर, एस और टी, तीन पॉइंट्स है और तीनों का तीनों पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं पढ़ रहे हैं लोग। देखो इनका लाइन देखो, ये आर यहाँ पे है तो टी यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, तो एक लाइन में नहीं है तीनों। अगर ये एक लाइन में हो जाएंगे तो इनसे एक लाइन बनेगा, और जब एक लाइन बनेगा तो उससे इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं निकाला जा सकता। और ये जो पॉइंट पी है मैंने खुद से लिया है, अपने से इस प्लेन में लेट कर लिया कि पी एक पॉइंट है जो इस प्लेन में है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई, जेड है। तो मैंने यहाँ पे देखो वही लिखा है, लेट थ्री पॉइंट्स आर, एस और टी, और इनका कोऑर्डिनेट लिख रखा है मैंने, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही चीज़ लिखा मैंने, बी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये नॉन कोलिनियर है, कोलिनियर होगा तो इक्वेशन में प्लेन नहीं निकलेगा। फ्रॉम फिगर, अब फिगर से हम लोग देखते हैं यहाँ पे आर माइनस ए, ये जो है ना ये पी पॉइंट्स जो है ओरिजिन से आर वेक्टर है, ठीक है। ओरिजिन से ओ से लेके पी जो है आर वेक्टर मैंने लेट किया, और ओ से लेके जो आर है वो मैंने ए वेक्टर, और ओ से लेके एस जो है बी वेक्टर, और ओ से लेके टी जो है सी वेक्टर लेट किया। तो आर में से ए डॉट आर क्रॉस आर टी इज इक्वल टू 0। तो देखो मैंने आर एस को क्रॉस किया आर टी से, देखो ये आपका आर एस है, आर एस ये आर टी, दो आपके वेक्टर हो गए। इनको क्रॉस करोगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा आर क्रॉस आर एस क्रॉस आर टी, जो कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। हम लोग जानते हैं ना, जब दो वेक्टर को क्रॉस करते हैं तो तीसरा वेक्टर हमें मिलता है जो कि उन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक वेक्टर है, ये वेक्टर आपका ये आर है, ये एस है, इन दोनों को आप क्रॉस करोगे, आर क्रॉस एस करोगे तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, ठीक है। एन सपोज करो, वो जो है आर क्रॉस ए होगा, यानी इन दोनों का नॉर्मल होगा वो, ठीक है। तो सेम थिंग मैंने किया, ये जो है आर एस है, ये आर टी है, इनको क्रॉस करूँगा, ये आर एस क्रॉस आर टी, जो कि नॉर्मल होगा किसके, इससे आर पी के। अगर आपको फ्रेंड्स निकालना है इक्वेशन में प्लेन, तो एक नॉर्मल वेक्टर का होना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर पहले फाइंड करना है। तो आर एस क्रॉस आर टी किया तो एक आर एस क्रॉस आर टी एक नॉर्मल वेक्टर मिला जो कि आर पी के परपेंडिकुलर होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आर में से ए, ठीक है। आर में से एक्चुअल में क्या है आपका, ये आर पी है, तो आर पी मैंने निकाला है। देखो ये ओ से लेके आर और ओ से लेके पी, तो जब हम यहाँ से ओ आर में से ओ पी में से ओ आर को घटाएंगे तो हमें आर पी मिल जाएगा, ठीक है। आर पी वेक्टर मिलेगा हमें, क्योंकि देखो ये सेम ऑर्डर में है, ओ से लेके आर और आर से लेके पी, तो ये सेम ऑर्डर में है। तो जो डिफरेंट ऑर्डर होता है उसको माइनस करते हैं सेम ऑर्डर को, तो आर में से ए को माइनस करेंगे तो आर पी मिलेगा। तो यहाँ पे आर में से ए को किया है, ये एक्चुअल में आर पी वेक्टर है, डॉट कर दिया किससे, आर एस क्रॉस आर टी, जो कि परपेंडिकुलर वेक्टर एक मिलेगा हमें। तो डॉट जानते हैं ना, परपेंडिकुलर दो वेक्टर आपस में अगर परपेंडिकुलर होते हैं उनको डॉट करने से 0 आता है। तो इस तरह से आर में से ए, और आर एस को हम बी में से ए लिख सकते हैं, बी वेक्टर में से ए वेक्टर क्रॉस, और आर टी को लिख सकते हैं सी में से ए वेक्टर। यहाँ से मैंने किया है। अब जो जो हमने लिखा है हम उसका जो है निकाल लेते हैं वेक्टर। जैसे कि आर में से ए है तो एक्चुअल में क्या है, ये आर पी है, आर पी आर में से ए। तो आर का कोऑर्डिनेट फ्रेंड्स क्या मैंने यहाँ पे देखो, आर जो है आर वेक्टर क्या है, ओ से लेके पी है, जो कि एक्स कोमा वाई कोमा जेड है, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। ए ये आपका ए है, ओ से लेके आर जो है ए वेक्टर है, तो ओ से लेके आर जो है क्या आपका फ्रेंड्स, आर देखो आर का कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, x1 y1 और z1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 और z1। तो यहाँ से देखो इसको माइनस करो तो x में से आपका x1 होगा, और इसको वेक्टर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे i लगा देंगे, और सेम इस तरह से फिर y में से y1 j, और फिर आपको प्लस कर देंगे z में से z1 k। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये r माइनस ए निकल के आ गया हमारे सामने। सेम उस तरह से आर एस निकालेंगे,
तो आर एस वेक्टर इक्वल टू क्या है, बी में से ए वेक्टर। तो देखो ये बी वेक्टर है, ओ से लेके एस, तो एस हमारा देखो x1 x2 y2 और z2, और फिर आपके पास क्या है ए, तो ये आपका ना ए वेक्टर है ओ आर, और आर का जो है x1 y1 और z1। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो बी का हम लिख लेंगे यहाँ से x2 y2 और z2 माइनस x1 y1 और z1। इसको करेंगे घटाएंगे तो यहाँ से आएगा x2 में से x1 i प्लस y2 में से y1 j प्लस z2 में से z1 के, ये हो गया। अब यहाँ से दूसरा और निकालेंगे एक आर टी निकालने के लिए फिर से हम यहाँ पे आर, तो क्या है हमारा सी में से आर टी नहीं है फ्रेंड्स, तो ये आर टी है ठीक है। तो आर टी को क्या है सी में से ए है। देखो एक्चुअल में सी में से ए वो कह रहा समझ में रहा नहीं है, एक्चुअल में ये कुछ और नहीं, टी कोऑर्डिनेट में से आर कोऑर्डिनेट को माइनस किया जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टी का कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे टी का कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3 है माइनस टी आर का कोऑर्डिनेट, तो आर का कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, x1 y1 और z1, ठीक है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे आर टी वेक्टर यानी सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा x3 में से x1 i प्लस, तो ये हमारे सामने आ गया, ये यहाँ से आर टी वेक्टर भी मिल गया यानी सी माइनस ए वेक्टर भी मिल गया। अब इसको जो हमने निकाल रखा है अब इसमें रखेंगे, ठीक है। तो इस जो वेक्टर फॉर्म में रखेंगे, इस वेक्टर फॉर्म में, तो हमें लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ किसका, तो आर माइनस ए का, बी माइनस ए का एंड सी माइनस ए का इन वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है, इसमें हम रखेंगे आर माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए का वैल्यू। तो देखो फ्रेंड्स, जब दो वेक्टर का क्रॉस हो रहे हो उस वेक्टर का डॉट होता है, मतलब दो वेक्टर का क्रॉस और एक वेक्टर का डॉट जब होता है तो उसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। आर माइनस ए को पहले ऊपर वाले रो में लिखेंगे, फिर बी माइनस ए को दूसरे वाले रो में और सी माइनस ए को तीसरे वाले रो में, इस तरह से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, और जो लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियो लिखते हैं, यानी ये लिखते हैं, ठीक है। ये जो है इसके डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, देखो x में से x1 y में से y1, ये r माइनस ए का लिख रहे हैं पहले, और z में से z1, अब उसके बाद b माइनस ए का, तो b माइनस ए का क्या है x2 में से x1, x2 में से x1, y2 में से y1 और z2 में से z1। उसके बाद जो है c माइनस ए, तो c माइनस ए का है और x3 में से x1, y3 में से y1 और z3 में से z1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये कुछ इस तरह से होगा, दिख रहा होगा आपको अभी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब यहाँ से वैल्यू अगर दिया है x1 y1 और z1 का और x2 y2 z2 का, मतलब जो आपको पॉइंट गिवन है उसका वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे सिंपली आपको उसको रखना है और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। तो आपके सामने एक इक्वेशन मिलेगा जो कि इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। अब चलो दूसरा वाला करते हैं। अब दूसरा का जो दूसरा है सेम इसी टाइप का है, बस उसमें पॉइंट दे रखा है। तो पॉइंट दे रखा तो सिंपली आप उसको इसमें रखोगे, आंसर लाओगे। चलो करते हैं। अब देखो इसमें दूसरा का जो दूसरा है 3 पॉइंट है, 1 2 3। यहाँ पे पॉइंट की जगह उन लोगों ने एक्स के फॉर्म में दे रखा था, यहाँ पे दे रखा है पॉइंट। आप सिंपली उस डिटर्मिनेंट में रखोगे, आंसर लाएगा। चलो इसको रख के हम आंसर लाते हैं। तो देखो जो दूसरा का दूसरा जो है यहाँ पे आर एस और टी है, तो यहाँ पे जो आर है पहला वाला पॉइंट ले लेना, इसकी जगह x1 y1 और z1 को हटा के एस जो है उसके जगह दूसरा वाला पॉइंट ले लेना और टी की जगह तीसरा वाला पॉइंट यहाँ पे ले लेना। बाकी सब चीज़ें जो प्रोसेस है ये सेम रहेगा, सेम थिंग रहेगा और सब चलते ही आएगा। बस आपको उसकी जगह रिप्लेस करते जाना और कुछ नहीं करना है। इसे रिप्लेस करोगे तो फाइनली यहाँ पे पहुँचोगे और यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे वो पॉइंट्स का वैल्यू रखोगे यहाँ पे, ठीक है। x1 y1 z1 का, फिर x2 y2 z, ठीक है। यहाँ पे x2 y2 z2, फिर उसके बाद x3 y3 z3, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा इक्वेशन प्लेन। चलो करते हैं इसे।
तो ये आपके 3 पॉइंट्स गिवन है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में। तो आर माइनस ए कुछ और नहीं, ये आपका क्या है, ये आर पी है। आर पी को डॉट किया गया है आर एस क्रॉस आर टी इक्वल टू 0। देखो सेम डायग्राम वही चीज़ रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको रिप्लेस करना है। वहाँ पे जो आर का कोऑर्डिनेट है उसको इससे रिप्लेस कर दो, एस का कोऑर्डिनेट को इससे रिप्लेस कर दो और टी को इससे। वो जनरल इक्वेशन हो गया और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल हो गया ये। तो आर पी को डॉट यहाँ पे क्रॉस कर देना आर एस क्रॉस आर टी। तो चलो आर पी निकाल लेते हैं। तो आर पी जब निकालेंगे यहाँ पे आर, तो आर पी यानी पी में से आर, और पी का हमने कोऑर्डिनेट लिखा था एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और आर का जो था, आर का ये रहा आपका 3 कोमा माइनस 1 कोमा 1। तो यहाँ से हमारा आर पी मिलेगा। आर पी क्या मिलेगा फ्रेंड्स, एक्स में से 3, फिर वाई यहाँ से आई लगा देंगे, आई जे के कर देते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में। तो उसका प्लस वाई प्लस 1 और उसके बाद जेड, ये होगा जे, और जेड माइनस 1, जेड माइनस 1 इक्वल इंटू के। तो बाकी बच्चे मैंने निकाली, जैसे आर एस निकाली, इसमें से आर कोऑर्डिनेट को माइनस किया, ये एस का है ये आर का है, 1 में से 3, इस तरह से आपका ये हो गया आर एस। और फिर इसके बाद जो है आर टी, जो कि टी में से आया, तो टी कोऑर्डिनेट में से आर कोऑर्डिनेट, तो उसके बाद जो है ए हमें मिला। तो आर टी वेक्टर, आर एस वेक्टर और आर पी वेक्टर मिल गया। बस इसको इसमें आपको पुट करना है और सिंपली आपको निकालना है। तो उसके बाद जो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिख देंगे आर पी डॉट आर एस क्रॉस आर टी, ठीक है, इक्वल टू 0। अभी आ जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म में, डिटरमिनेंट फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे आर पी का जो भी आया हमारे सामने, क्या आया है, एक्स माइनस 3 वाई प्लस 1 और जेड माइनस 1। तो लिखेंगे एक्स माइनस 3, ठीक है, और उसके बाद जो वाई प्लस 1 और जेड माइनस 1। उसके बाद हमारे सामने आर एस है, तो आर एस का ये है, तो -2 3 -2। उसके बाद जो है आर टी का है, तो यहाँ पे -2 है और उसके बाद 2 है, और जेड यहाँ पे देखो जो तीसरा वाला है 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद फाइनली हमें मिला 2x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 5, ये हमें मिला इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो यही फ्रेंड्स इसका आंसर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। तो 3 पॉइंट्स है आपको दिए हुए और उन तीनों पॉइंट से जो है प्लेन पास कर रहा है। तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल के आपको नॉर्मल यूनिट वेक्टर देने हैं, आपको यूनिट वेक्टर टू नॉर्मल टू प्लेन, मतलब जो प्लेन है उसके ऊपर जो नॉर्मल गिर रहा है उसके अलोंग में एक यूनिट वेक्टर आपको निकाल के देने हैं। चलो कैसे फाइंड करते हैं वो हम निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका जस्ट वैसे ही है जो दूसरा जैसे था, पहला और दूसरा, दूसरा का जो पहला और दूसरा था सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं। तो आपको फिर से इक्वेशन प्लेन निकालने हैं पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आर, जो कि पहला पॉइंट्स होगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो आर को फर्स्ट मान लेते हैं, तो आर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे, आर का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो ये तीनों पॉइंट्स है। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो थ्रू 3 पॉइंट्स, तो आप जो है पहले कोलिनियरिटी चेक कर लो कि ये तीनों के तीनों जो है पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं। अगर कोलिनियर है तो मत निकालना इक्वेशन ऑफ प्लेन, अगर कोलिनियर नहीं है एंड नॉन कोलिनियर है तो ही आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको कहीं मिलेगा नहीं कि इसमें बोले कि ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो, ऐसा उसमें लिखा नहीं रहेगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है कि पहले चेक करें कोलिनियर है या नहीं फिर निकाले इक्वेशन प्लेन, तो पहले कोलिनियरिटी आप चेक कर लेना। कैसे करना देखो उसको भी यहाँ पे बताते हैं। तो ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन मान के चला जाता है कि नॉन कोलिनियर है, ये नॉन कोलिनियर है तभी क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप इक्वेशन प्लेन निकालो। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोलिनियरिटी चेक करोगे, तो यहाँ पर लिखोगे फॉर चेक कोलिनियरिटी, ठीक है। इसके लिए आप जो डिटरमिनेंट ड्रॉ करोगे, उसके बाद जो पहला पॉइंट होगा -1 2 3, उसके बाद 1 1 1, उसके बाद क्या है 2 -1 और 3। इसको आप सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वल टू 0 आ गया, तो समझ जाना कि ये कोलिनियर है, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। तो देखो जैसे कि मैंने इसको सॉल्व किया तो ये इक्वल टू -15 आया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है।
ठीक है, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ये नॉन कोलिनियर है तीनों का तीनों पॉइंट्स। तो जब नॉन कोलिनियर है तो इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इज पॉसिबल। अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए सेम प्रोसीजर वही अपनाएंगे जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। तो वही चीज़ निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो आर पी, जो यहाँ पे पी ले लेते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या फ्रेंड्स हमने लेट किया था, एक्स, वाई, जेड। तो यहाँ से आर पी निकालेंगे। तो आर पी यानी पी में से आर को घटाना, तो पी का कोऑर्डिनेट है यहाँ पे एक्स, वाई, जेड, और आर का जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है -1, 2, 3। तो यहाँ से इसको निकाल लेंगे आर पी को। तो आर पी को निकालते हैं, तो ये मैंने आर पी निकाल दिया। उसी तरह से जो है हम आर एस निकालेंगे, एस में से आर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे आर एस और आर टी निकाल दिया। अब चलो इसको रखते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है, तो ये है आर पी डॉट आर एस क्रॉस आर टी इज इक्वल टू 0। अब इसको हम डिटरमिनेंट में कर देते हैं। तो ये हमारे सामने आर पी, आर एस और आर टी हैं। अब इसको हम इसमें रखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो डिटरमिनेंट में रखने के लिए आर पी को लिखेंगे पहले x + 1, y - 2 और z - 3। उसके बाद जो है आर एस जो कि है 2i, सॉरी आई नहीं लिखना है ना, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो लिखने होते हैं, 2 - 1 - 2। उसके बाद जो है आर टी का, तो ये 3 - 3 और कुछ नहीं है तो 0 इक्वल टू 0। तो देखो इस डिटरमिनेंट को जब सॉल्व करोगे आप, तो आपको फाइनली जो है मिलेगा 2x + 2y + z - 5 इक्वल टू 0। तो ये हमें मिले इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं यूनिट वेक्टर निकालना है नॉर्मल का। तो उस प्लेन पे जो नॉर्मल गिर रहा है उसका यूनिट वेक्टर हमें चाहिए। तो देखो फ्रेंड, जो आपका एक्स, वाई, जेड का जो कोएफिशिएंट होता है वो नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो होता है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल वेक्टर मैं निकालूँ, तो नॉर्मल वेक्टर एक्चुअल में देखो आप यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन अगर आप पहचान नहीं पाओ, जैसे आर एस को आर टी से क्रॉस करोगे, ये जो इसको दोनों को सिर्फ क्रॉस करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आर एस को आर टी से क्रॉस करोगे तो एक नॉर्मल वेक्टर ही बनता है। जब आर एस और आर टी को जब क्रॉस करोगे तो जो वेक्टर बनेगा वो दोनों का परपेंडिकुलर होगा, नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि ये अगर मैंने आपको बताया ना अभी कि ये आर है, अगर ये एस है, इन दोनों को क्रॉस करोगे तो ये एक वेक्टर आएगा नॉर्मल, आर क्रॉस एस, ये होगा नॉर्मल होगा, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को क्रॉस करके भी आप आंसर ला सकते हो। अगर आप जो है पहचान नहीं पा रहे हो कि किसको क्रॉस करेंगे तो आंसर आएगा, तो आप सिंपली इक्वेशन प्लेन निकाल लेना। और इक्वेशन प्लेन निकालने के बाद जो एक्स, वाई, जेड का कोएफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है और 1 है यहाँ पे, तो 2i + 2j और यहाँ से 1k यानी k। तो यहाँ से आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया। अब इसका यूनिट वेक्टर आपको चाहिए, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, यानी 2i को 2j और प्लस k, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से, यानी 2a² और 1²। तो एक्चुअल में यहाँ पे आएगा 2 - 2j + k, ये आपका आ जाएगा 4 4 1 आ गया। उसके बाद जो इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा हमें फ्रेंड्स यहाँ से 2i + 2j + k, यहाँ से टोटल 9 आएगा और 9 का स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 3 आ जाएगा, और यहाँ से 1/3 कॉमन कर लो और यहाँ से इस तरह से कर लो 2i + 2j + k। तो ये आपको यूनिट वेक्टर मिल गया नॉर्मल के। तो चाहे तो आप ऐसे निकाल लो कि इक्वेशन में प्लेन निकाल लेना, उसके बाद जो नॉर्मल वेक्टर निकालना, नहीं तो ये आर एस को आर टी से क्रॉस करना, जो है वेक्टर आएगा उससे आप निकाल लेना यूनिट वेक्टर नॉर्मल का। अगला क्वेश्चन देखो, 4th नंबर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स दिस। एक प्लेन है जो कि इन 3 पॉइंट से पास हो रहा है, और एक पॉइंट है जो कि प्लेन से दूर है, प्लेन में नहीं है वो उससे आपको डिस्टेंस निकालना है प्लेन से। यानी एक प्लेन है और एक पॉइंट है, उसके बीच आपको डिस्टेंस निकालना है। प्लेन बनेगा इन 3 पॉइंट से, तो इक्वेशन प्लेन इन 3 पॉइंट से निकलेगा। उसके बाद जो है जो प्लेन बनेगा उससे इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है।
तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, एक आपका आर ले लेते हैं। वही देखो, जब 3 पॉइंट्स आएगा तो समझ जाना कि जैसे इक्वेशन 2 हम करते आ रहे हैं उसी तरह से करेंगे। अब इक्वेशन प्लेन निकालेंगे तो यहाँ से आर जो होगा आर एस टी, तो आर का जो कोऑर्डिनेट है 2, -1, 5, उसके बाद जो एस का कोऑर्डिनेट है 0, -4, 1, उसके बाद जो एस आर टी का जो कोऑर्डिनेट होगा 2, -6, 0। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जिनसे प्लेन क्रॉस कर रहा है, तो इससे हम इक्वेशन में प्लेन निकाल लेंगे। तो हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू किसके, आर एस और टी, ठीक है, आर एस टी के पास करते हुए इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालेंगे। उसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे डिटरमिनेंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, डिटरमिनेंट में डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं हम लोग। तो देखो पी पॉइंट मैंने बोला कि प्लेन पे कोई पी पॉइंट ले लेना जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z रहेगा। तो उसको क्या करना, अब सबसे पहले हमें आर पी निकालना होता है। तो आर पी एन पी में से आर को घटाना होता है। तो x में से x -2, y तो y +1, और z में से z -5, ये हो गया। फिर मैंने आपको बोला था आर एस और आर टी चाहिए, तो आर एस तो ये रहा आपका आर और एस, यानी एस में से आर को घटाना है। तो 0 में से 2 जाएगा -2, -4 में से -1 जाएगा तो ये आपका -3, उसके बाद जो 1 में से 5 जाएगा तो ये -4। सेम उस तरह से आपको आर टी निकालना है। तो आर टी यानी ये आर टी हो गया, एन टी में से आर को घटाना है। तो 2 में से 2 जाएगा 0, उसके -6 में से -1 यहाँ पे घटाएंगे तो आ जाएगा टोटल हमारे सामने -5, उसके बाद 0 में से 5 जाएगा तो -5, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो जब फ्रेंड्स हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो x -2 चलो कर लेते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट तो सॉल्व करना आता ही आपको। तो देखो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो जब इसको मैंने सॉल्व किया तो फाइनल हमें इक्वेशन प्लेन मिला x + 2y - 2z + 10 = 0। ये इक्वेशन प्लेन है। अब यहाँ से हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, एक पॉइंट से इस प्लेन तक डिस्टेंस चाहिए। तो एक यहाँ से हम नॉर्मल वेक्टर निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट। तो ये आपका यहाँ से वो हो गया i, यहाँ से हो गया 2j, और यहाँ से हो गया 2k। तो ये नॉर्मल वेक्टर मिल गया। अब देखो थ्योरी पार्ट में हम लोगों ने सीखा हुआ था कि एक पॉइंट से एक प्लेन तक डिस्टेंस जब निकालना होता है तो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं। और कैसे डिराइव हुआ था ये थ्योरी मैंने बताया आपको, कि जो आपके नॉर्मल वेक्टर निकल के आएंगे उस इक्वेशन ऑफ प्लेन से, उसको हम डॉट कर देंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस पॉइंट से जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है। जैसे वो पॉइंट सपोज को x1, y1 और z1 दिया है उसको, और जो है डिस्टेंस आया था जो d आया है फ्रॉम ओरिजिन से, मतलब जो इक्वेशन में दिया है ना, इक्वेशन प्लेन में जो कांस्टेंट नंबर है वो एक्चुअल में d होता है। जैसे इसमें देखो, इसमें 10 जो है आपका d के काम करेगा। ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन से, प्लेन का डिस्टेंस है ये 10। तो यहाँ पे उसको पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूला में वही चीज़ है फ्रेंड्स, d यहाँ पे 10 हो जाएगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट से और नॉर्मल वेक्टर के जो भी उसके डायरेक्शन रेशियो हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद जो नॉर्मल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें d मिल जाएगा। चलो वही कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट है, इसी से हमें डिस्टेंस निकालना है पॉइंट 1,4,5 फ्रॉम प्लेन से। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे d = अब देखो a b c, ये आपका a है, तो यहाँ पे देखो a की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा, और b की जगह 2 हो जाएगा, और c की जगह -2 हो जाएगा, ठीक है, a b c। तो यहाँ पे लिखेंगे a, तो a की जगह फ्रेंड्स 1 इंटू x1 आपका 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखो x1 है, y1 है और z1 है, उसके बाद प्लस b, तो b कितना है, b आपका 2 है, इंटू आपका क्या हो जाएगा y1 का 4 है। सेम उसी तरह से आप जो है लिखोगे यहाँ पे c, तो c आपका यहाँ पे -2 है और -2 है, ठीक है, और z1, तो z1 आपका 5 है, इंटू 5, ये इंटू 5 है, डिवाइडेड बाई 92 किसका, नॉन वेक्टर का। तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब तो यहाँ फ्रेंड्स फाइनल निकाल के आएगा। देखो ये 1 में से 1 × 1 आपका 1 हो जाएगा, 2 × 4 आपका हो जाएगा यहाँ से 6,
अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है डिस्टेंस ऐड करना छोड़ दिया, तो देखो ऐड करते हैं +10। कितना था हमारा डिस्टेंस, 10 था ना, देखो 10, तो +10 हमें कितना है, क्योंकि यहाँ पे +d भी होता है, +d भी होता है, छूट गया यहाँ पे फ्रेंड्स, +d होता है, तो +10 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो 1 × 1 का 1 हो गया, 2 × 4 आपका हो गया 8, और यहाँ पे -2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हमें -10 मिलेगा, और +10 पहले से पड़ा हुआ है, और ये दे देंगे मॉडुलस पॉजिटिव लाने के लिए, और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 और 1 का हो जाएगा टोटल 9। ठीक है, तो उसके बाद जो 10 10 कट गया, यहाँ पे ऊपर बचा 9 और नीचे आपको बचा 3, तो इसको काट देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो हमें d मिल गया, कितना d मिल गया 3 यूनिट मिल गया। तो यही फ्रेंड्स आंसर है इसका। इसको अगर आपको डायग्राम समझना है तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो है, सपोज करो ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, और इससे जो है, इस प्लेन से एक पॉइंट यहाँ पे दूर पॉइंट कोई ए है, उससे आपको डिस्टेंस निकालने हैं। ठीक है, इस तरह समझो। तो यही जो डिस्टेंस डी है, यही हमें फाइंड करने होते हैं। तो यही हम निकाले हैं कि ये जो है 3 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट जो है डिस्टेंस है प्लेन से, और जो डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, यानी मिनिमम डिस्टेंस होता है कम से कम। तो कम से कम जहाँ पे भी प्लेन पे पड़ेगा ए से, जहाँ पे भी प्लेन ए से जहाँ पे प्लेन पे पॉइंट पड़ेगा, वो कम से कम डिस्टेंस होगा, वही उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है निकालना। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, सो दैट 4 पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस एंड दिस आर को प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू देम। ये बोल रहा है कि 4 पॉइंट्स हम आपको दे रहे हैं, अब हमें दिखाइए कि चारों को चारों पॉइंट जो हैं को प्लेनर है या नहीं। सो दैट कर रहा है, एक्स मतलब पूछ रहा है कि को प्लेनर है, पूछ कह रहा है तो बता रहा है आपको। ठीक है, कि आप दिखाओ बस, ये तो बोल दिया कि ये जो है को प्लेनर है, बस आपको दिखा दो कि ये को प्लेनर है, आपको प्रूव करके दिखा देने हैं। और को प्लेन दिखाने के बाद एक और काम करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन भी निकालो, इन चारों पॉइंट से जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगा वो भी निकालो। तो चलो इसको करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपके 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स से हम क्या करेंगे। अगर देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये चारों के चारों पॉइंट्स को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में चारों पॉइंट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ दीज पॉइंट्स आर इन सेम प्लेन, यानी अगर ये चारों पॉइंट्स सेम प्लेन में हैं तो वेक्टर फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स आर इन ऑल्सो आर इन सेम प्लेन। तो जो इनसे वेक्टर बनेंगे, इन 4 पॉइंट से जो वेक्टर बनेंगे, मतलब दोनों को जोड़ के, तो जब 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो एक वेक्टर बनता है, तो 2 पॉइंट्स को जोड़ने के बाद जो इनसे वेक्टर बनेंगे वो भी इसी प्लेन में होंगे, मतलब एक ही प्लेन में होंगे। जब पॉइंट सेम प्लेन में है तो वेक्टर बनेगा वो भी तो उसी प्लेन में होगा। तो चलो वेक्टर बना के हम जो है सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो एक वेक्टर बनता है, लाइन ज्वाइनिंग बाई P एंड Q। P एंड Q को, P और Q से एक वेक्टर बनाते हैं, दोनों को जोड़ के P और Q पॉइंट्स को जोड़ के एक वेक्टर बनाते हैं PQ। तो PQ निकालने के लिए Q में से P को घटाना पड़ेगा, और Q जो है आपका दिया है 2, 1, -1 माइनस P। ठीक है, तो P आपका है यहाँ पे 0, -1, 0। ठीक है, इसको माइनस करो PQ, तो PQ जो वेक्टर निकल के आएगा आपके सामने वो होगा फ्रेंड्स आपका 2, यहाँ से 2 में से 0 जाएगा 2, और उसके बाद जो 1 में से यहाँ पे 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और -1 में से 0 जाएगा तो -1। तो इस तरह से आपका PQ निकल के आ गया। अब दूसरा देखो वेक्टर फॉर्म करते हैं, उस तरह से हम जो है दूसरा वेक्टर बना लेते हैं Q और R से। यहाँ पे देखो Q और R से बनाते हैं वेक्टर, Q पॉइंट से और R पॉइंट से, तो फाइनल हमें निकल के आएगा, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1, 0, 2। ओके, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, इसको 2i 2j -k, इसको लिख सकते हो -i, और ये 0 है तो इसको मत लिखो, और ये +2k। सेम उस तरह से जो है एक और हम वेक्टर फॉर्म करेंगे RS। तो RS हम यहाँ पे बनाएंगे RS, तो 2, 2, -1 आएगा, फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 2i + 2j -k हो जाएगा। ठीक है, तो 3 वेक्टर बन गए। अब तीनों वेक्टर को हम अगर कोप्लेनर दिखा सके तो समझ जाना कि ये पॉइंट्स भी कोप्लेनर है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर लिख रखा है ना
कि अगर पॉइंट्स कोप्लेनर है तो जो वेक्टर बनेगा वो भी कोप्लेनर होगा, और वेक्टर कोप्लेनर है तो पॉइंट्स ऑफकोर्स कोप्लेनर होगा। तो 3 वेक्टर तभी कोप्लेनर होते हैं जब उनका क्रॉस तीसरे के डॉट से जो है इक्वल टू 0 होता है। देखो जैसे कि पी क्यू का डॉट पी क्यू डॉट क्यू आर क्रॉस आर एस, क्यू आर क्रॉस आर एस, अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो ये तीनों के तीनों वेक्टर जो है कोप्लेनर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में। तब पी क्यू का कोऑर्डिनेट लिखेंगे पहले, देखो 2 2 2 2 -1, तो 2 2 -1। उसके बाद क्यू आर का, तो क्यू आर का ये आपका रहेगा -1, ये आपका जे वाला 0 है और के में आपका 2 है, और उसके बाद जो आर एस वाला तो 2 2 -1। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, अगर 0 आ गया तो समझ जाएंगे ये कोप्लेनर है। तो फ्रेंड ध्यान से देखो, ये जो है ये आप देख सकते हो, ये है R3 रो नंबर 3 और ये R1 है। दोनों ध्यान से देखो, दोनों सेम है, दोनों सेम है ना। तो जब दोनों सेम है तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं जब दो रो सेम होते हैं किस डिटरमिनेंट में, R1 = R3, तो जो उस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आ रहा है और 0 आ रहा है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हैंस, यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द पॉइंट्स कौन सा, P Q R और S आर इन सेम प्लेन। ठीक है, एक ही प्लेन में आर इन सेम प्लेन, यानी कहने का मतलब है कोप्लेनर है, तो ये कोप्लेनर हो जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि ये कैसे क्रॉस करके डॉट कर रहे हैं और एक्चुअल में कैसे लिख रहे हैं, तो आप जो है वेक्टर वाला वीडियो देखा करो। मैंने इसलिए थोड़ा सीरीज वाइज देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो ये चीज़ें होगी। ठीक है, तो अब कोप्लेनर है, क्वेश्चन में लिखा है कोप्लेनर है, तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए इन चारों पॉइंट से होते हुए। तो देखो ये 4 पॉइंट से, अब चारों पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालने हैं, यानी सिंपली हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने हैं इन पॉइंट से होते हुए। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। पहला तो हमें नॉर्मल चाहिए होता है कि उस प्लेन पे एक नॉर्मल मिले। ठीक है, सपोज़ करो नॉर्मल n है और उस पे एक पॉइंट चाहिए होता है, एक पॉइंट कहीं पे भी उस प्लेन पे हो। तो वो पॉइंट सपोज़ करो ये P है, पहले वाला ये पॉइंट ले लेते हैं जो कि 0,-1,0 है, और एक पॉइंट अपने से लेट कर लेते हैं यहाँ पे, सपोज़ करो T कोई ऐसे ही जो कि जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। ठीक है, x, y, z है। बस इतना हमें चाहिए होता है, उससे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेते हैं ना। बस एक पॉइंट हमें गिवन रहता है तो उससे हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेते हैं। तो उसी का सहायता से हम करने वाले हैं। तो कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन जो पॉइंट्स को ये जोड़ेगा, जो T और P को जोड़ेगा, उसको हम डॉट कर देंगे इस n वेक्टर से, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल जाता है। तो देखो हम लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले हम P पॉइंट से लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो इसमें टोटल 4 है ना, तो 4 है तो करना पड़ेगा ऐसे ही। तो जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा फ्रेंड्स, उसमें जब भी इन पॉइंट्स को हम रखेंगे तो वो इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई होगा। तो इसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप डिटरमिनेंट फॉर्मूला लगाओ और इस पी क्यू आर को सिंपली लो, और 3 पॉइंट से कैसे निकालते हैं प्लेन कैसे निकालते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपने सीखा ही है, अभी मैंने सिखाया आपको, तो उसी तरह से निकाल लो, वही इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा। देखो जैसे कि मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन यहाँ पे लिखा, और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकलने के बाद जो है हम यहाँ पे कैसे निकालते थे, एक्चुअल में यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते थे, सपोज करो T है x, y, z, तो उसको लेने के बाद हम क्या करते थे, पहले वाले में से x - 0 और y + 1, और उसके बाद जो है z में से 0, ये p को माइनस किया मैंने। उसके बाद जो है करते थे हम लोग q में से p, ये 2 में से 0 घटाया, 2 में से 0 घटाया तो 2, 1 में से 1 को घटाया तो ये 2 हो गया, और -1 में से 0 घटाया तो ये -1 हो गया। ठीक है, उस तरह से फिर r में से फिर p को घटाएंगे, तो r में से p को घटाएंगे तो 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से फिर 1 जाएगा तो 2, फिर 1 में से 0 जाएगा तो 1, ये हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 0 रख के, तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे 1 to 1, तो देखो x 2 + 2 - y + 1, और यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा, और +2 और 4 - 2 = 0।
तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 2 4 हो जाएगा 4x, और यहाँ से ये 2 2 1 3 हो जाएगा, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 3y - 3 मिलेगा। उसके बाद जो 4 में से 2 जाएगा 2 है, और यहाँ से 2z आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से अरेंज करोगे इसको 4x 3y और ये 2z है, ठीक है। तो प्लस 2z इक्वल टू 3, ये 3 को इस साइड भेज दिया मैंने। अब आपको दिख रहा हो, देखो यहाँ से 3 को मैंने इस साइड भेज दिया, तो ये हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया। बस 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन ही मिल जाता है हमें। अब इस 4th पॉइंट को भी इसमें रखोगे ना तो भी सेटिस्फाई करेगा। इसको भी रखोगे इसमें XYZ की जगह 1,1,1 यहाँ पे रखोगे, चाहे पे यहाँ पे XYZ की जगह 2,1,-1 रखोगे तो भी जो है 3 ही आएगा। इस तरह से कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह से चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन जो है चारों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेने हैं, 3 पॉइंट से ही निकाल लेने हैं, ठीक है। 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो, और निकालने के बाद जो है आप उससे ये लिख दो कि 4 पॉइंट्स गिवन यहाँ पे लिखो, गिवन 4 पॉइंट्स satisfy these equations of plane। ये जो 4 पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी जब भी हम यहाँ पे XYZ की जगह ये वैल्यूज रखेंगे, ये कोऑर्डिनेट्स रखेंगे, तो ये सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशंस को। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा आए आपको कि 5 पॉइंट दिया हो, 6 पॉइंट दिया हो, 4 पॉइंट दिया हो, उससे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना हो, तो आपको देखो इसी तरह से निकालना है। कितना भी पॉइंट्स दिया रहे, आप तीनों में से कोई भी पॉइंट्स, देखो इसमें 4 पॉइंट दिया ना आपको, इनमें से कोई भी 3 ले लो। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि आप जो PQR हो जो सीरीज वाइज लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप PQS भी ले सकते हो, ठीक है। तो आप 3 पॉइंट्स लो, 3 पॉइंट्स को लेने के बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लो। वो जितने भी पॉइंट्स आपके दिए रहेंगे वो सबको सेटिस्फाई करेगा। है तो देखो जितने भी पॉइंट्स है सारे प्लेन में ही तो हैं। अब प्लेन में है तो एक इक्वेशन ऑफ प्लेन मतलब होता क्या है, एक ऐसा इक्वेशन प्लेन का जो हर पॉइंट्स के लिए सेटिस्फाई हो। तो इस टाइप का जब भी आपके सामने क्वेश्चन होता है, घबराना नहीं है, आपको 3 पॉइंट्स लेना है और 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेना है, बस इतना ही करना। 4 दिए 5 दिए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। सो दैट द पॉइंट -1/2, 2, 0 इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1, 1, 0, 1, 2, 1 और -2, 2, -1। इस तरह से ये आपके 3 पॉइंट्स दिए हैं। तो ये जो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, ये वर्टिस है, ये जो इससे ट्रायंगल बन रहे हैं, और आपको ये दिखाना है कि ये जो पॉइंट्स है ये सर्कमसेंटर है ट्रायंगल का। तो चलो इसको करते हैं। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम को देखो, ये आपका ट्रायंगल है और ये जो P पॉइंट है ये सर्कमसेंटर है इस ट्रायंगल का। सर्कमसेंटर मतलब हो गया ये रेडियस, ये जो सर्कल है इसके अंदर में ये पॉइंट्स बीच में आता है ये, और जो ये पॉइंट्स है P से लेके A जो होगा इसका रेडियस होगा, P से लेके जो B होगा ये भी रेडियस होगा, और P से लेके C जो है इसका रेडियस होगा। तो ये जो P पॉइंट है ये सर्कमसेंटर है। तो हमें ये दिखाना है कि सर्कमसेंटर से जो वर्टिस हैं ABC ट्रायंगल के वो सेम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। उसमें ऐसा लिखा नहीं है कि उसमें आपको डिस्टेंस प्रूव करना है, उसमें सिर्फ ये लिखना है कि जो P पॉइंट है, ऐसा लिखा है उसमें, P पॉइंट जो कोऑर्डिनेट दे रखा है इन लोगों ने, ये इस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर है। बस ये वो बोल रहा है प्रूव करने के लिए। तो एक्चुअल में वो हम अगर जो है ये दिखा दे कि जो P पॉइंट है वो वर्टिस से, जो ABC के वर्टिस से सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो सर्कमसेंटर है ट्रायंगल का, जो सर्कमसेंटर होता है ना फ्रेंड्स, ये जानते हो कैसे बनता है? ये बनता है आपका, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है। मतलब ये जो साइड है ना इस पे ये परपेंडिकुलर गिरता है। जब एक लाइन परपेंडिकुलर गिरता है किसी साइड पे, इस पे गिरा, फिर इस पे गिरा परपेंडिकुलर, फिर इस पे गिरा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर गिरने से ये जो लाइन जो है एक दूसरे के जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को कट करते हैं, वही सर्कमसेंटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये इस पे गिरा है परपेंडिकुलर, ये इस पे गिरा परपेंडिकुलर और इस पे गिरा परपेंडिकुलर, और तीनों लाइन जहाँ पे कट किए वो सर्कमसेंटर हो गया। तो चलो हम प्रूव कर लेते हैं कि ये जो है जो पॉइंट्स ये निकाल के रखे हैं ये लोग, ये सर्कमसेंटर का ही पॉइंट्स है। तो अगर इस सर्कमसेंटर का ये पॉइंट्स है तो यहाँ से सेम डिस्टेंस जो P से लेके A और P से लेके B और P से लेके C सेम डिस्टेंस होंगे इनके। अगर ये सर्कमसेंटर अगर बीच में है, अगर सर्कमसेंटर है तो सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर
पी जो सर्कमस्टेंटर है एंड वर्टिस ABC आर इक्वल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। देखो बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, तो हम लोग जानते हैं कि जो सर्कम सेंटर होता है, जो सर्कम सेंटर होता है ट्रेंगल का, वो ट्रेंगल के वर्टिस से सेम डिस्टेंस पे होता है। मतलब सर्कम सेंटर अगर P है तो वो अगर वर्टिस ABC है तो वो सेम डिस्टेंस पे होगा। कहने का मतलब है AP और BP और CP का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल बन जाता है यहाँ पे। देखो ये रेडियस ऑफ सर्कल हो गया, ये P यहाँ पे एक तरह से सेंटर का काम करेगा, सर्कल का सेंटर का काम करेगा, और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा P से लेके A वो रेडियस हो जाएगा, P से लेके B रेडियस हो जाएगा, और P से लेके C भी रेडियस हो जाएगा सर्कल का, इसलिए ये सेम डिस्टेंस होगा। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल होने के कारण तब पॉइंट P जो होगा ये गिवन जो -1/2, 2, 0 सर्कम सेंटर है ट्रेंगल का, तो ऑफकोर्स ये ज़रूर होगा AP = BP = CP का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसी का यूज़ करते हुए हम जो है प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, नाउ फर्स्ट फाइंड। तो पहले हम फाइंड करेंगे AP के मैग्नीट्यूड को। तो AP का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, AP हमारे कहाँ पे है, A और P। तो P का कोऑर्डिनेट ये है और A का कोऑर्डिनेट ये है। तो AP कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, P में से A को घटाना। तो P में से A को घटाओ, P पॉइंट्स में से A घटाओ, ये पॉइंट्स है P और ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो ये रहे -2, 1/2 -1/2 में से ये 1 को घटाएंगे, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है P का, 2 में से 1 स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 0, तो 0 में से इसमें 0 ही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से करेंगे तो ये आपका -½ में से 1 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, -3/2 होगा स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 का स्क्वायर और प्लस 0। जब इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 9/4 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 13/4। ठीक है, तो ये जो है 4 बाहर आ जाएगा, तो ये 13 अंदर आ जाएगा और 4 बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से देखो ये आपका आ जाएगा डिस्टेंस AP आ गया। तो AP हमारा क्या आ गया, AP का मैग्नीट्यूड जो आया वो = 13/2 आया। सेम उस तरह से हम BP निकालेंगे। तो BP निकालने के लिए फिर से वही चीज़ करेंगे, BP का मैग्नीट्यूड। तो B में से P को घटाएंगे, तो ये रहा P और ये रहा P, तो इसमें से इसको घटाएंगे। तो चलो करते हैं। तो हमने देखो यहाँ पे BP भी निकाल लिया, BP भी उतना ही आएगा, और CP भी सेम उस तरह से निकाल लिया, वो भी उतना ही आएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आपका AP, BP और CP का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि तीनों का डिस्टेंस सेम आ रहा है P से, इसलिए ये सर्कम सेंटर होगा ट्रायंगल का। यहाँ पे लिख दिया मैंने, देयरफॉर द P इज अ सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 7th नंबर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन्स दिस एंड दिस। ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें निकालिए जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, और ये जो 2 प्लेन आपको गिवन है इनके परपेंडिकुलर है। तो देखो जब भी हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना होता है थ्रू 1 पॉइंट्स, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल को लेते हैं जो जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। सपोज करो n है जिसका ये वेक्टर है AI + BJ + C के। ठीक है, इसमें दिया नहीं इसलिए हमने लेट कर लिया। अब जो हमें निकालना है, ठीक है, निकाल के ही हम जो है सॉल्व करेंगे इसको। देखो कैसे कैसे करेंगे, देखते जाना। और एक हम पॉइंट P लेते हैं जो कि इसी प्लेन पे होता है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z होता है, जो कहीं भी प्लेन पे हो सकता है। और एक पॉइंट आपको गिवन रहेगा 2, 1, 0। अब इसी से हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने हैं। तो जब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने होते हैं तो ये जो है आपका, सपोज करो ये जो है T है, तो T जो A होगा वो AP के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो TA जो होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे TA जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, AP के। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब परपेंडिकुलर होता है तो जो वेक्टर का जो डॉट होता है परपेंडिकुलर वेक्टर का, वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो TA है आपका n वेक्टर है, और ये जो AP है आपका एक्चुअल में ये है, तो ये AP आपका, AP लिख देंगे इसको, AP वेक्टर = 0। n आपका क्या है फ्रेंड्स, तो n है आपका AIJ + BJ + CK है, डॉट AP क्या है फ्रेंड्स, AP निकालेंगे। AP निकालने के लिए P में से 1 को घटाएंगे, यानी x में से 2 घटाएंगे, x - 2
इसको थोड़ा कर्ली ब्रैकेट करते हैं, x माइनस 2i, एक्स माइनस 2i, और उसके बाद y माइनस 1, तो प्लस y माइनस 1j और z माइनस 0, तो z माइनस 0k, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट डॉट। तो इस तरह से ये दोनों को डॉट करेंगे इक्वल टू 0। अब इनको i वाला को i के साथ, तो a को इसके साथ करेंगे, तो a इंटू एक्स माइनस 2, ओके, प्लस b y माइनस 1, और c हो जाएगा हमारा c इंटू जेड, ठीक है, ये जेड माइनस 0 आपका जेड ही होगा, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब हम इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और ये प्लेन 1 होगा, ठीक है, एक प्लेन 1 होगा, क्योंकि और भी 2 प्लेन दिए हुए हैं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हैं, और हमें इसी प्लेन का इक्वेशन चाहिए। देखो इस प्लेन का इक्वेशन, आप बोलोगे इस प्लेन का तो इक्वेशन मिल गया, हमें कहाँ मिला, ए बी और सी जो अभी भी अननोन है, तो अननोन है तो ए बी सी हमें निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, तो वो 2 प्लेन की हेल्प से निकलेगा। अब वो प्लेन का कैसे यूज़ करते हैं देखो, देखते हैं। तो इसे इक्वेशन में बोलो, और ये प्लेन 1 है, ठीक है। अब आते हैं हम, और गिवन दैट, जो गिवन है उसे लिख देंगे, गिवन प्लेन, और कौन कौन से प्लेन गिवन है उसे लिखते हैं। तो एक प्लेन दिया 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू 5, इसको प्लेन 2 बोल लो, दूसरा प्लेन है ये, और दूसरा एक और प्लेन दिया x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 5, इसे तुम प्लेन 3 बोल दो, ठीक। अब देखो जो गिवन है उसके अनुसार हम लिख देंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगा रखा है उन लोगों ने, कि प्लेन जो 1 है, जो ये प्लेन 1 है जिसका हमें निकालना है इक्वेशंस, ये जो है परपेंडिकुलर है प्लेन 2 के और प्लेन 3 के, ठीक है ना, प्लेन 2 के और प्लेन 3 दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी इसका भी परपेंडिकुलर ये जो है और ये परपेंडिकुलर इसका भी है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही है। आपस में कहने का मतलब ये दोनों आपस में नहीं है, ये इससे परपेंडिकुलर है और ये फिर इससे परपेंडिकुलर है, ठीक। तो इसी का यूज़ करेंगे। देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि जब परपेंडिकुलर होते हैं 2 प्लेन, तो उनके जो नॉर्मल वेक्टर होते हैं उनका डॉट क्या होता है, 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल क्या होगा फ्रेंड्स, विल बी 0 होगा, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है, तो 2 प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो जो उनके नॉर्मल वेक्टर है, जो उन पे नॉर्मली गिरते हैं, जो परपेंडिकुलर गिरते हैं, वो क्या होगा, उनका जो डॉट होगा वो 0 होगा, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। 2 वेक्टर जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट 0 होता है ना। तो देखो जिस प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है उसका हमने यहाँ पे ए आई बी जे प्लस सी के मान लिया है, नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, उसका ये वेक्टर फॉर्म है। और इसका जो है वेक्टर प्लेन 2 का जो है, प्लेन 2 का 2 है, -1 है, और माइनस यहाँ पे 1 है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये प्लेन 2 का नॉर्मल वेक्टर है। तो नॉर्मल वेक्टर तो निकालना आता है ना आपको, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट होता है वही नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डॉट करेंगे। तो देखो प्लेन 2 का हम यहाँ पे नॉर्मल लिख लेंगे, प्लेन 2 का, जिससे हम सपोज को n2 बोल रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, यहाँ से हमें मिलेगा 2i माइनस जे माइनस के, ठीक। और जो हमें निकालना है, उसका जो है n दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए आई जी प्लस बी जे प्लस सी के, ऐसा दिया है। अब दोनों को डॉट करेंगे, n को डॉट करेंगे n2 से, ठीक है, और डॉट करेंगे तो इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो अब देखो हम डॉट कर रहे हैं, तो 2 और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a हो जाएगा, -1 और b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -b होगा, और -1 और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -c होगा, इक्वल टू 0 होगा। इसे आप इक्वेशन 2 बोल दो। अगेन एक और चीज़ गिवन है, क्या दिया है, अगेन जो प्लेन 1 है वो परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन 3 के। तो फिर से हम देखते हैं, यहाँ से प्लेन 3 को n3 बोल देते हैं, n3, और इसका जो नॉर्मल वेक्टर आएगा 1 1 2 -3, तो यहाँ से i प्लस 2j माइनस 3 के, और n तो आपका गिवन है, n हमने लेट किया था ए आई बी जे सी के। अब n को डॉट करेंगे n3 से, तो देखो ये आपका a हो जाएगा, और b को 2 से मिलेंगे तो 2b हो जाएगा, और c को 3 से करेंगे -3 से तो 3c हो जाएगा, इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि डॉट 0 होगा इक्वल टू।
यहाँ पे इक्वल टू जीरो होगा ना, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमारा मिला a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू जीरो। इसे बोलते हैं इक्वेशन थर्ड बोलते हैं इसे। तो जो हमने इक्वेशन थर्ड था उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए सेपरेट करते हैं और इसको हम इस साइड भेजते हैं, तो यहाँ से हमें 3c माइनस 2b मिलेगा। इन दोनों को इस साइड भेजा तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, 2 नंबर इक्वेशन में इसको हम रखते हैं, मतलब जहाँ पे ए रहेगा उसके जगह हम ये रखेंगे। तो देखो इक्वेशन जो 2 था हमारा, तो इक्वेशन 2 में रख रहे हैं यहाँ पे फाइनली। तो इक्वेशन 2 3c माइनस 2b और माइनस b माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन 3 था फ्रेंड्स, और इक्वेशन 3 में यहाँ पे 2a था तो a की जगह मैंने ये वाला रख दिया पार्ट। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6c हो जाएगा माइनस 4b और माइनस b माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर करेंगे सॉल्व तो 5c माइनस 5b आएगा इक्वल टू 0। तो ये निकल के आएगा c इक्वल टू b, सी बी की इक्वल आएगा। अब इससे हम पुट करते हैं किस में, पुट इन इक्वेशन 3, जो इक्वेशन 3 है इसमें रखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से आ जाएगा a प्लस 2b माइनस 3c था ना, और इक्वेशन 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम जहाँ पे c है उसके जगह b रखते हैं, तो a प्लस 2b और c की जगह यहाँ पे b रखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 3c इक्वल टू 0, सॉरी 3b, c की जगह b रख दिया। अब यहाँ से हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, और 3 में से 2 जाएगा तो माइनस b आ जाएगा इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू b आ जाएगा। तो देख सकते हो a इक्वल टू b आ गया और c इक्वल टू b आ गया। तो b जो है c के भी इक्वल है और b जो है a के भी इक्वल है। तो इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो a है वो b की इक्वल है और c के भी इक्वल है। इस तरह से a b c आपस में इक्वल है। अब इनसे जो है नीचे 1 से ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप लिख सकते हो, और इक्वल टू लैम्डा कर दो। ए बी सी आपको निकालना है तो कुछ इस तरह से ही करने पड़ेंगे। अब नीचे 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू लैम्डा लेट कर लो। अब देखो a इक्वल टू आपका लैम्डा आएगा, b इक्वल टू भी लैम्डा आएगा और c इक्वल टू भी लैम्डा आएगा, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि a/1 इक्वल टू लैम्डा करोगे, a/1 इक्वल टू लैम्डा तो आपका इक्वल टू लैम्डा होगा, b/1 इक्वल टू लैम्डा करोगे तो फिर से b इक्वल टू लैम्डा, और c/1 इक्वल टू लैम्डा तो c इक्वल टू लैम्डा होगा। अभी जो आपका आया है ABC का जो वैल्यू आया है इसे पुट कर दो किसमें, पुट इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन जो 1 आया था ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो हमें निकालना है उसमें रख देते हैं। तो देखो इक्वेशन जो प्लेन था हमारा, ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब इसमें हम पुट कर रहे हैं लैम्डा, ए की जगह लैम्डा रखेंगे, बी की जगह लैम्डा और सी की जगह लैम्डा। तो लैम्डा x माइनस 2 लैम्डा y माइनस 1 और सी की जगह भी लैम्डा z माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, जेड भी लिख सकते हो। अब देखो लैम्डा को कॉमन करो, इस साइड भेजो तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली आपका बचेगा x माइनस 2 और y माइनस 1 और प्लस z इक्वल टू 0, ठीक। अब तो इसको करोगे फाइनली तो x प्लस वाई प्लस z माइनस 1 माइनस 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस 3 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये आपका आ गया x प्लस वाई प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, कौन, प्लेन 1 आ गया, ठीक है। प्लेन 1 का इक्वेशन आ गया। अब ये जो प्लेन 1 का जो इक्वेशन है ये कुछ इस तरह से आया है कि जो प्लेन 2 आपके और प्लेन गिवन है जो क्वेश्चन में, उनसे परपेंडिकुलर है। तो फ्रेंड 3D का जो सॉलिड ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन होता है वो कंसेप्ट पे आधारित होता है। इसमें फार्मूले ज़्यादा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, बस कंसेप्ट आपको पता है तो आप प्रॉब्लम कर पाओगे। जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको दिमाग में इस तरह से ड्रॉ कर लो डायग्राम, उसके बाद उसको सॉल्व करो, इससे जल्दी समझ में आएगा, जल्दी कर पाओगे। क्योंकि जो सॉलिड ज्योमेट्री होता है वो पूरी तरह से हमारे रियल लाइफ से जुड़ा होता है। जितनी भी सारी वस्तु हम देखते हैं सारे 3D में ही होती है, सॉलिड ज्योमेट्री में होती है, इसलिए इसका जो है इमेजिनेशन ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में इतना करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बाकी बचे क्वेश्चन के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।